अब रुझानों को लेकर के बारी है चर्चा की। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उस पर चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधि रावल प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सुखबीर तंवर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, राकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले प्रोफेसर विधु आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी में एनडीए में खुशी की लहर जरूर होगी। जरा रुझानों को लेकर के दो शब्द कहिए। देखिए, केवल बीजेपी में नहीं, पूरे बिहार में बल्कि पूरे भारत के अंदर जो है खुशी की लहर चल रही है। ये रिफ्लेक्शन है कि भारत किस प्रकार से सोचता है। ये रिफ्लेक्शन है कि कुछ इको चैम्बर वाले लोग जो बैठकर देश की नियति तय करने का ऐसा उन्हें गुमान रहता है कि वो अपने आप जो है बैठकर तय कर देंगे कि देश क्या सोचता है। मुझे लगता है उनके लिए जो है एक आईना दिखाने का मामला है। आज जनता का इतना बारंबार जो इतना अपरंपार जो आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है, उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं बिहार की जनता को, बिहार की माताओं को, बिहार की बहनों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के बुजुर्गों को। किस प्रकार से आज जो है भारतीय जनता पार्टी निहित जो गठबंधन है, राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लाल कृष्ण आडवाणी जी का बनाया हुआ गठबंधन है, उस गठबंधन ने आज इतने वर्षों बाद भी जनता के अंदर जो एक मॉडल स्थापित किया था कि कार्य कर कर विश्वास पैदा करेंगे, फालतू की बकौती नहीं। कहीं विदेश से आया कोई नैरेटिव गढ़कर जो है कुछ चंद पत्रकारों को जिनकी मानसिकता गुलामी की है आज भी, उनके दम पर अपने एक इकोसिस्टम के लिए भोंपू की तरह बोलते रहना अपने काम क्या करना। मुझे डिस्टरबेंस आ रही है सीमा जी, कोई बोल रहा है बीच में। जी 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 आप कहिए। पीसीआर देखिए, तो ये एक नया मॉडल है और ये मॉडल जो है बहुत दिन तक नहीं देख पाए थे। मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम पीपल शुड वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आज देश जो दिखाना चाह रहा है, उस इकोसिस्टम को, उस ककून को, उस चैम्बर को आज बाहर निकलकर देखना चाहिए। आंख खोलनी चाहिए, टिमटिमाती आंखें। और आंख जो है जो खोलनी चाहिए वो दीवार पर लिखा दिख जाएंगे, आपके स्क्रीन पर लिखा दिख लेंगे। थोड़ा अगर अभी कोई भूल भाल गए हैं पढ़ना लिखना, तो दोबारा से उन कक्षाओं में, निचली कक्षाओं में जाकर दोबारा से एक बार रिवाइज करके पढ़ना लिखना सीख लें और देखें कि देश की जनता क्या कह रही है। इमेजिनरी इश्यूज पर नहीं करेंगे। देखिए, ये एक क्लासिकल केस है कि किस प्रकार से देश को और प्रदेश बिहार को जबरदस्ती एक व्यक्ति ने अपनी जिद के कारण एक बिगड़ैल बच्चा जो है वो जानकर जो है टॉस पर ले गया था। वो चाहता था एक जबरदस्ती एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल डाली। आज 183 सीटों से निकली है वो यात्रा और मेरे पास जो आंकड़े हैं, उन 183 सीटों में से केवल 19 सीटों पर वो गठबंधन आगे चल रहा है। केवल 19 सीटों पर, जो 183 सीटों पर वो घूमती हुई वो यात्रा गई थी, घूमू करती और फिर बाद में गाली गलौज करती हुई जो है यात्रा निकली थी। आज देश जो है, प्रदेश जो है, वो काम पर वोट करना चाहता है। वो सुशासन पर भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के और हमारी नीतीश जी की, मोदी जी की सरकारों के ऊपर जो है उस पर विश्वास जता रहा है। एक नया मॉडल जो है, जो 90 के दशक में हम एंटी इनकम्बेंसी सुनकर सोच रहे थे, पिछली सरकारों को नकारा जा रहा था, मोदी जी का जब से राजनीतिक फलक पर उदय हुआ है, उसके बाद एक न्यू टर्म आई है, प्रो इनकम्बेंसी, एंड वी आर डिफाइनिंग प्रो इनकम्बेंसी स्टेट आफ्टर स्टेट आफ्टर स्टेट। किस प्रकार से बिहार के अंदर जो है 2005 से लगातार जो है महागठबंधन रहा, बीच में छोटा मोटा जो है कुछ राजनीतिक उठापटक हुई। हरियाणा के अंदर 3-3 बार सरकार बना रहे हैं, असम के अंदर इस अगले साल तीसरी बार फिर सरकार बना रहे हैं। चलिए ठीक है, बिहार पे आएंगे, आपके पास आएंगे, बिहार पे जरूर इस पर चर्चा भी करेंगे राहुल जी, और प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं सुखबीर तंवर जी। तंवर साहब, रुझान सामने हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन से कितने संतुष्ट आप? देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम में एनडीए की बढ़त का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि ये बढ़त बिहार के युवा शक्ति की उम्मीदों पर वज्रपात है। बिहार की मूल समस्याएं विगत के 20 वर्षों में जहां थी वहीं पर स्थिर हैं। बेरोजगारी और भयंकर पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, किसानों की स्थिति। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए संघर्ष के लिए तैयार है। निश्चित तौर पे जो मुद्दे इन 20 वर्षों में रहे हैं, युवाओं को रोजगार और पलायन को रोकना और न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस प्रकार से बिहार से समाप्त है,
और उसको पुनर्स्थापित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में वांछित निवेश के लिए सरकार को जो बनेगी उसको मजबूर करना। इसके अलावा बिहार को जो विगत से 20 वर्षों से बताया जा रहा है, एक झुनझुना बजाया जा रहा है, विशेष राज्य का दर्जा जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। और जिस प्रकार से औद्योगिक विकास का बिहार में हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और निवेश पे जिस प्रकार की कमी है उसको भी ये देश और बिहार प्रदेश देख रहा है। और निश्चित तौर पे जो ये अभी जो रुझान और बढ़त है उसका कारण मैं 4M मानता हूं। मैनेजमेंट जिस प्रकार से विशेष सघन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग की भूमिका रही, सुप्रीम कोर्ट तक बार बार मामला गया, वो सारे देश ने देखा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेक प्रदेशों से जो ट्रेन खर्चे पे लाई गई और चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा रहा, आखिर आज विषय है कि वो पैसा किसने दिया, किसके खाते से गया। बहुत बड़ा विषय ये सब कारण है आंकड़े कम जिस आने के तरह से- कांग्रेस के नहीं, वोट सुनिए ना, जी। अब आप तोड़ देंगे। और जिस प्रकार से मसल का प्रयोग हुआ, जो आज गठबंधन का एक नेता चलते चुनाव में हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से जो मीडिया की भूमिका रही, और जिस तरह से जो विगत में एक नई टर्म का इजाद हुआ है गोदी मीडिया, उसकी भी भूमिका है निश्चित तौर पे। आज विषय अनेक है, मीडिया की भूमिका पर आसानी से सवाल कैसे आप लोग खड़े कर देते हैं? गोदी मीडिया का क्या तात्पर्य है? नहीं सुखबीर जी, गोदी मीडिया का क्या तात्पर्य है आपका? चलो मैं चुप हो जाता हूँ, आप डिफाइन कर दीजिए जो सवाल मैंने उठाए, आप डिफाइन कर दीजिए। नहीं, आपने बात ही गलत किया, आपने गलत बात की है तो सफाई आप देंगे, मैं नहीं दूंगी। मैं चुप हो जाता हूँ। अपने शब्दों को जरा, अपने शब्दों पर ध्यान देकर के बोलिए। सवाल मात्र ये था कि जो रुझान कम आ रहे हैं, जो आंकड़े, इसका सम्मान किया है, लेकिन जो विषय हैं, जो विषय थे, जो विषय हैं और जो विषय रहेंगे, और जो हमारी भूमिका अंतिम तौर पर रहेगी, हम उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। राकेश कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। राकेश जी, रुझान आप भी देख रहे हैं, एनडीए बढ़त पर है, उसके बाद महागठबंधन के भी आंकड़े साफ तौर से देखे जा रहे हैं। 2020 के मुकाबले ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए ने एक बहुत बड़ी और एकदम आश्चर्यचकित जीत जो है वो हासिल की है, और ये बात महागठबंधन को समझ नहीं आई चुनाव के प्रचार के समय भी, और ये किसी को भी नहीं पता चला, यहां तक कि जो वोटर्स था उसने भी साइलेंट रखा कि वो एनडीए को इतनी बड़ी जीत देने जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब काफी समय हो चुका है, लगभग 1.5 बज चुके हैं, अब ज्यादा कुछ फर्क इस रिजल्ट के अंदर आएगा नहीं। तो बीजेपी को और एनडीए को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। अब आप देखें कि महागठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव को लड़ने में कुछ खामियां थी, जिसके कारण ये रिजल्ट जो है वो उनका इतना खराब आया है। जिस तरीके से आरजेडी के अंदर उन्हीं के भाई ने एक नई पार्टी बना के चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई, सब सीटों पे चुनाव लड़ा, वो निश्चित तौर पर ये दावा करते थे कि बिहार में सरकार वो बनाएंगे, लेकिन हमने पहले दिन से ही कहा था कि वो सरकार बनाने नहीं आए हैं, वो एक बहुत अधिक संख्या में परसेंटेज में वोट को खराब करने आए हैं। वहीं जो कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के पास जो वोट बैंक जाना था, कहीं ना कहीं उस वक्त दिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने वो वोट्स भी वहां से अपनी तरफ मोड़ दिए। तो इन सभी फैक्टर्स को कहीं ना कहीं महागठबंधन ठीक से समझ नहीं पाया, और बीजेपी ने और एनडीए में मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो निगम चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या वो लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी या एनडीए चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ती है, पूरी मेहनत से लड़ती है, और बीजेपी के पास जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं चुनाव के प्रचार को करने में। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को उठाया, प्रशांत किशोर ने रोजगार के मुद्दे को उठाया, पलायन के मुद्दे को उठाया, इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए एनडीए बीजेपी अपना प्रचार करने में बिल्कुल सफल रही,
और इतनी बड़ी और इतनी सुंदर जीत उन्होंने आज हासिल की है। आते हैं। लगातार 20 साल होते हुए भी नीतीश ठीक। कुमार का भी बहुत बढ़िया कमबैक है। बिल्कुल, राकेश जी आएंगे आपके पास। मलकानिया साहब, आप लगातार सभी पार्टियों को भी सुना, आपने राकेश जी को भी सुना। एक सवाल इस बीच जरूर उठते हैं कि जिस हिसाब से ये आंकड़े, काफी ज्यादा अंतर इन आंकड़ों में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो इन चुनावों में जो दावे उन्होंने रखे थे, जो जनता के सामने पेशकश रखे थे, वो पेशकश काफी ज्यादा बेहतरीन था। तो कहां कमी रह गई, क्या वजह रह गई कि ये आंकड़ों में इतना फर्क देखने को मिल रहा है? वो अपने पहले के जो आंकड़े थे उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। म्यूट पर हैं आप मलकानिया जी, म्यूट पर हैं सर। आप अनम्यूट करिए खुद को, आप म्यूट हैं शायद। जो एनडीए ने जितनी सीटें 200 सीट करीब प्राप्त कर ली हैं, तो जो महागठबंधन है वो पांचवा हिस्सा भी सीटें प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस चुनावों में जो तेजस्वी जी थे, उन्होंने बेकारी का मुद्दा, नौकरी देने का वायदा किया, जैसे हर घर को नौकरी देने के लिए। तो मतदाता अब जो जागरूक है वो जानता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इतनी नौकरियां दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। आप गलत वायदे करोगे तो वो नहीं चलेंगे। अगर आप बहुसंख्यक को नजरअंदाज करके उनको गालियां निकालोगे और ये मान लोगे कि ये हिंदू वोटर जो है वो वोट हमें करेगा ही करेगा, हमने अल्पसंख्यक का या मुस्लिम वोट लेना है, उसको उनकी संतुष्टि के लिए प्रचार करोगे तो उसका नेगेटिव असर भी होता है। जो बहुसंख्यक है वो जरूरी नहीं है कि आंख मूंद के वोट दे। तो इस प्रकार जो मतदाता ये भी देखता है कि हमारा विकास कैसे होगा, अगर केंद्र में कौन सी सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है। और जिस प्रकार भारी बहु संख्या में वोट पड़ा, जिस तरह मतदान हुआ, हमेशा ऐसा होता है जब भारी मतदान होता है तो वो सत्ता के बरखिलाफ होता है, सत्ता को पलटने के लिए होता है। परंतु इस बार जो 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है और उनके पक्ष में मतदान हुआ है, और ये देखो 80-90 सीटें जो है जनता भाजपा लेके जा रही है और दूसरी पार्टियां लेके जा रही है। तो इनका गठबंधन 200 सीटें पार कर गया। बिल्कुल, मलकानिया साहब आपके पास आएंगे, आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच बिहार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां रुझानों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट, बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। बिहार में एनडीए की सरकार तय, बड़ी जानकारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 8 सीटों के लिए प्रचार किया। 8 में से 7 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिल रही है। एक सीट पर अभी कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बिहार में एनडीए की सरकार तय मानी जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार तय। सिंह सैनी ने 8 सीटों के लिए किया प्रचार, जिसमें से 7 सीटों पर बढ़त, एक सीट पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। कार तय मानी जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जश्न का ये माहौल। सीएम नायब सिंह सैनी ने 8 सीटों के लिए किया प्रचार, 7 सीटों पर बढ़त, एक सीट पर, जहां आपको बता दें कि पेच अभी अटका हुआ है, एक सीट पर कांटे की टक्कर। तो देखिए, बिहार को लेकर के रुझान जो है काफी साफ होते नजर आ रहे हैं। 8 सीटों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने किया प्रचार और 7 पर बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। एक सीट पर हालांकि कांटे की टक्कर अभी जारी है, उस पर भी जल्द ही रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट है दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, 8 सीटों पर किया था सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रचार और उसके रुझान भी हम देख रहे हैं। बढ़त भाजपा की देखने को मिल रही है और एक सीट पर भी जल्द क्लियरेंस सामने आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी जीत एनडीए। अगर दीपक, शायद आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। जी, अगर बात करें तो अगर हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर एनडीए की एक बड़ी जीत यहाँ पर अगर बात करें तो है, और कहीं ना कहीं बड़ी जीत और इस बहुमत से भी कई पार जो है यहाँ पर एनडीए नजर आ रही है। जहां तक हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल करी है।
ये वो दौर है जो 2010 में था। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस वक्त भी अगर बात करें तो 90 के करीब भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंच चुकी है। और इसमें हरियाणा की अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी। जो हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता है वो अलग अलग विधानसभाओं में प्रभारी भी बनाए गए थे, चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचे थे। जहां तक अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लगातार बिहार पर नजर रखी, पूरी अपनी टीम, अपने सहयोगी मंत्रियों को, विधायकों को वहां पर भेजा चुनाव प्रचार के लिए, सांसदों को भेजा। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह भी चुनाव प्रचार के लिए अगर बात करें तो बिहार में गए थे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बिहार की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जनसभाएं करी थी, रोड शो करा था। और उनमें अगर हम आंकड़े की बात करें तो उन 8 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक रुझानों में आगे है, यानी कि जीत की तरफ है। एक सीट ऐसी है जो अभी कांटे की टक्कर है, मार्जिन तकरीबन 600-700 का है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उस सीट पर भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो अभी तक का जो मतगणना है उसमें भी कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी की और आरजेडी के बीच में अगर बात की जाए तो। लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ा असर हरियाणा के नेताओं का भी नजर आया। हरियाणा भाजपा का जिन नेताओं की ड्यूटी वहां लगाई गई थी, बाकायदा एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा भारतीय जनता पार्टी का। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह खुद 8 सीटों पर बाकायदा जनसभाएं उन्होंने करी, 8 सीटों पर जाकर के रोड शो उन्होंने करे। हम जिस तरीके से बाकायदा अगर यहाँ पर बात करें तो लगातार जो तमाम नेता हैं वो पहुंचते रहते, चाहे 29 तारीख की बात करें, 4 तारीख की बात करें, 9 तारीख की बात करें, अलग अलग कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है वो बिहार पहुंचे थे, बाकायदा चुनाव प्रचार किया था। और ऐसे में उसका असर भी नजर आ रहा है। असल में सीटों पर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बिहार में नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये 8 सीटों पर जो असर दिख रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के भी तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो बिहार पहुंचे थे। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बिहार में जिस तरह से रुझान सामने आ रहे, हरियाणा के भी तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्री का योगदान माना जा रहा है। स्टार प्रचारकों में शुमार सीएम नायब सिंह सैनी ने 8 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 7 पर बढ़त देखने को मिल रही है, 1 पर कांटे की टक्कर लगातार जारी है। चलिए चर्चा की ओर वापसी करते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर विधु रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुखवीर तंवर जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, राकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मलकानिया साहब, शुरुआत फिर से आप ही से करेंगे, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही है, हरियाणा का भी बड़ा योगदान रहा है, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार के एनडीए के पक्ष में अगर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बड़ी बढ़त है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि क्या अंतर रह गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चीजें जो हैं वहां पर नुकसान जो है जिसका महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है, जरा इस पर विस्तार से जानकारी दें आप। देखो, महागठबंधन ने जो चुनाव लड़ा, लास्ट मोमेंट तक वो सीटों के एडजस्टमेंट नहीं कर सके और बहुत सारी सीटों पे फ्रेंडली फाइट की बात है। फ्रेंडली फाइट चुनाव में क्या होती है? फ्रेंडली फाइट या तो एक दूसरे के बरखिलाफ आप चुनाव लड़ो। फ्रेंडली फाइट आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको मुझे वोट ना दो, इसको दो? फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। और राहुल जी तेजस्वी के मुख्यमंत्री की घोषणा के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। जबरदस्ती उनसे घोषणा कराई गई या जो भी हो गई, परंतु लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। जबकि ये महागठबंधन की पार्टी में चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, जब से चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद रिलैक्स मूड में होते हैं। राहुल गांधी जी विदेश में चल जाती है। कई बार हमारे जो नेता हैं वो भाषा की मर्यादा नहीं रखते और सेल्फ गोल कर जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी की माता जी को कुछ शब्द कह जाना या प्रधानमंत्री के बरखिलाफ बोल जाना, तो कई बार ऐसा लगता है आप सुर्खियां बटोर जाते हो, अखबारों में आपका नाम चलता है, चैनलों में चलता है, परंतु उसका प्रभाव जो है वो जनता की, आम जनता के माइंड में गलत पड़ता है, वो गलत संदेश देता है। और वो लोग समझते हैं कि ये जो पार्टी है ये देश के लिए हितकारी नहीं है। जब आप देश राष्ट्र हित में बात ना करके दूसरे देशों की बात करते हैं या विदेशों में जाकर अपने देश का नाम जो है उसको बदनाम करते हैं, तो जो देश भर के लोग हैं वो उसे स्वीकार नहीं करते।
तो इस प्रकार बेरोजगारी आपके लिए चुनावों में बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, विकास मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार हो जा सकता है, कानून व्यवस्था हो सकता है, परंतु जब आप राष्ट्र के विरोध में कोई बात करोगे या भाषा की मर्यादा तोड़कर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। कुछ वोटर जो है कमिटेड वोटर होते हैं, जो ठीक है। पार्टी ने जो कह दिया उसका आगे प्रचार करते हैं, अगर उन्होंने गलत किया तो आगे चल जाते हैं, परंतु जो बोलता वोटर होता है, साइलेंट वोटर है, वो उस बात को गांठ में बांध लेता है, साइलेंट उसका वोटर जवाब का जो है बहुत वो असर हर मतदान केंद्र में चुनाव, जाकर हर देता है। मतदान में देखने को मिलता है। वापस आएंगे मलकानिया साहब आपके पास। सुखवीर तंवर जी, तमाम चीजें, इस पर रिएक्शन आपका लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वापस आप ही के पास आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बिहार चुनाव रुझानों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 200 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन सिर्फ 38 सीटों पर। ये एक बड़ा अंतर, ये एक बड़ा फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। अन्य 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो इन रुझानों से अंतर साफ तौर पर देखा जा रहा है। फर्क आएगा, लेकिन इतना फर्क आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये सभी को अचंभित जरूर कर रहे होंगे। एनडीए को पिछले चुनाव से 60 से ज्यादा सीटों का फायदा मिलता यहाँ नजर आ रहा है। जेडीयू को देखा जाए तो सबसे बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 2020 में से 40 प्लस सीटों का फायदा जो है यहाँ पर जेडीयू को मिल रहा है। 28 सीटों पर लोजपा 21 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बना ली है। ये इस वक्त ये बड़ी जानकारी देखिए, एनडीए के जो 29 मंत्री हैं उन सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बना ली है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बढ़त बना रखी है। हालांकि बहुत तक महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप यादव शुरू से अभी तक पीछे ही चल रहे हैं। तो लगातार चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते एक बार फिर से। लगातार तस्वीरें हम रुझान जो हैं वो दिखाते नजर आ रहे हैं सुखवीर तंवर जी, क्योंकि रुझानों को लेकर के भी अभी देखिए बड़ी खबर सामने आ गई है, और साथ ही साथ मलकानिया साहब ने जो बातें कही, राकेश कुमार जी ने जो बातें कही, जरा उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मलकानिया जी इतने उम्र दराज हैं और फिर भी इस प्रकार की बातें करते हैं। शायद भूल गए 4 दिन पहले की घटना, लाल किला के सामने कार विस्फोट हो जाता है और उसके पश्चात माननीय मोदी जी विदेश दौरे पे चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें भी बोलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका जिस तरह का हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर। इसके अलावा जिस प्रकार से क्या हम निष्पक्ष मतदाता सूची के बिना किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेवल प्लेइंग फील्ड की परिकल्पना का कोई अर्थ मान सकते हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो मूल्य और जो कर्तव्य उनके बनते थे, क्या उनकी अनुपालना करी? और क्या इस चुनाव में धन बल का प्रयोग नहीं हुआ? क्या चुनावी मुहाने पर महिलाओं को 10,000 रुपए का लालच नहीं दिया गया? क्या देश की सुरक्षा की परवाह किए बिना जिस प्रकार से ये हमला भी हुआ, और जिस तरह से एक वक्त के तड़ी पार माननीय सुप्रीम कोर्ट से और दुर्भाग्य से देश के गृह मंत्री वहां बिहार में नहीं बैठे रहे, ये सभी के सभी ऐसे यक्ष पर्सन है जिनका ना तो मलकानिया जी जवाब देंगे, ना राकेश जी ने कुछ इनके बारे में कहना है, क्योंकि ये तथ्य हैं। तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। या आप बता दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे अगर इनमें कहीं कोई इनको झूठ नजर आता है। लेकिन सुखवीर जी, अभी तक तो जितनी चर्चा हुई है वो इस विषय पर चर्चा हुई है कि कहाँ कमी रह गई, क्या चीज बेहतरीन हुआ, इस विषय पर तो आए ही नहीं है। तो इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया क्यों देगा? सारी ये कमी है, ये सारी कमी है। ये कमी है कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर बात करना ये कमी है। मुझसे सवाल है क्या? नहीं, तंवर साहब अपनी बात पूरी कर रहे हैं, बस उसके बाद आते हैं। नहीं, मैंने बता दिया, जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेवल प्लेइंग फील्ड एक जिस तरह से सजाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन 11 वर्षों में, और जिस प्रकार से व्यवस्थाओं और जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया है, वो यहाँ आज उतना विषय नहीं है। फिर भी जो जिस प्रकार से आए हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, जो चुनाव के
एग्जिट पोल थे और उसमें जो दिखाया बताया गया था, और ये तो बिल्कुल ही, इससे तो साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली है। अरे प्रोफेसर विधु रावल जी। देखिए सीमा जी, मेरे बाद 2 बार आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलवाया, कृपया करके मुझे समय दीजिएगा, मैं दोनों बार की उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों में लेवल प्लेइंग फील्ड तब होता था क्या, जब पूरे के पूरे बूथ ये लूट लिया करते थे कांग्रेसी। कांग्रेस के वर्तमान के नेता कीर्ति आजाद, उन्होंने खुद बताया है, आप इसको गूगल कर सकते हैं और ऑन एयर, वो बताते थे मेरा जो चुनाव था पहला कांग्रेस से, जब मैं बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में था, तो वो जो है लड़कों ने, कांग्रेस के लड़कों ने लूट लिया था। और मेरा ही नहीं, उनके पिताजी जो हैं वो बिहार के शायद मुख्यमंत्री भी रहे, बोले मेरे पिताजी को भी बूथ लूट के जिताया करते थे। खुद कांग्रेस के खुद नेता ने बताया है। इंदिरा गांधी जी का चुनाव क्यों रद्द हुआ था 1975 में? चुनाव चोरी किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनाव रद्द किए थे। खुद जो रामपुर के तत्कालीन डीएम है वो बताते हैं 1952 के चुनाव में 20,000 वोटों से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हार चुके थे। हमने डिक्लेयर भी कर दिया था, जीते हुए को उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया था। पंडित नेहरू जी का फोन गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके पास गया और उनको कहा अगर तुम्हें मुख्यमंत्री बने रहना है तो जो है आजाद को जिताओ। उसके बाद वो जीता हुआ चुनाव जो है 2 घंटे बाद जो है दोबारा से जो है रीडिक्लेयर किया गया और जीते हुए कैंडिडेट को जो है उसके सर्टिफिकेट को रद्द करके मौलाना अब्दुल कलाम जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने उनका चुनाव दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव जो नॉर्थ मुंबई का था, 78,000 फर्जी वोट उसमें डाले गए। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर की बुक है, डॉक्टर अंबेडकर खुद अपने जीवन में लिखते हैं, और केवल 14,000 वोटों से वो हारे। वो डॉक्टर अंबेडकर जिनकी उस समय कोई फोन वोन नहीं होते थे, जिनकी दिल्ली के अंदर जब मृत्यु हुई, उनका शव 4 घंटे में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर आया। 4.5 लाख लोग उनको रिसीव करने आए थे। तब कोई फोन और मैसेज नहीं हुआ करते थे, फिर भी केवल 4 घंटे में 4.5 लाख लोग जिनके अंतिम दर्शन के लिए जुड़ गए थे, उसी सीट पर वो 14,000 वोटों से हरा दिए गए थे। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। जब ये नवीन चावला जैसों को, MS गिल जैसे लोगों को जब ये चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से बनाते थे, वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड था। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालकर कांग्रेस का चुनाव लड़वा दिया करते थे, फिर चुनाव हारने के बाद उसको फिर जज बना दिया करते थे, फिर उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया करते थे, वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड था। कितना बकवास करते हैं ये लोग, और इनकी बकवास को जो है आज बिहार की जनता ने जोरदार तमाचा रसीद किया है। जोरदार तमाचा जो बिहार की जनता ने रसीद किया, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए, ये वो बिहार है जहां कांग्रेस पार्टी ने 33 वर्ष तक निर्बाध जो है आजाद भारत में राज किया है। उस बिहार के अंदर जहां 12 साल तक गठबंधनों के अंदर ये सरकार में रहे, 45 साल तक जो लोग, जिस पार्टी ने बिहार पर राज किया, और ये केवल यही नहीं, 1937 और 1946 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस जीती थी। अंग्रेजों के समय से जीतती आई है। श्री मोहम्मद यूनिस और श्री कृष्ण और श्री बाबू इनके प्रीमियर बनाए गए थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस बिहार में 10वें नंबर पर छोड़ा है राहुल गांधी की पार्टी को। 10वें नंबर की पार्टी है। इनसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी, JDU, RJD को तो छोड़ दीजिए, LJP को तो छोड़ दीजिए, CPI के विधायक इनसे ज्यादा आ रहे हैं। AIMM के विधायक इनसे 5, AIM के 5 विधायक दिख रहे हैं, कांग्रेस के 4 दिख रहे हैं। RML और HM के जो है, देखिए किस प्रकार से ये लोग जो है सुधरने का नाम नहीं लेते। आपने बार बार हार का कारण पूछा और ये अंदर झांकने की बजाय सारी दुनिया को गालियां निकालने लग गए। इस प्रदेश के, बिहार के महान मतदाताओं को नहीं। सुनिए जी, ये अन्याय होगा। आपने 2 बार उनको समय दिया, मुझे तो उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं केवल मैं। कहिए। देखिए किस प्रकार से हमें, और मैं हैरान था जब ये पत्रकार साहब को सर्टिफिकेट तो दे दिया, खैर कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इतना बैलेंस करने के बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट तो गोदी मीडिया का मिला, राकेश जी को भी। तो इसलिए राकेश जी को भी विचार कर लेना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मेरा कहना है AIMM ने कांग्रेस को जाने वाला वोट काट दिया या कांग्रेस ने AIMM को जाने का। आज AIMM ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम इमाद जो है वो 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। और वो कितनी सीटें मांग रहे थे? वो लालू के दरबार में गए थे बोलने कि हमें केवल 6 सीटें दे दो, 6 में नहीं 5 जीते थे, 5 की 5 सीटें दे दो हमें। वो भी लालू देने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस को 61 सीटें दे दी, वो फिर भी 4 में आ गया है। और AIMM 5 ही मांगने गई थी और 5 में वो आज भी आगे है। उसके साथ गठबंधन नहीं किया।
तो वोट किसने किसका काटा इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। सेट पैटर्न्स पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए, दोबारा से जो है पुनर्थिंकिंग करनी चाहिए। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। जल्दी। बहुत सारे एक जगह गलतफहमी रहती है और ये क्लीशे हो गया, टैबू हो गया, बार बार कहते हैं मजबूत विपक्ष, मजबूत विपक्ष, मजबूत विपक्ष। मैं आज आपके सामने एक सवाल खड़ा करके छोड़ता हूं, मजबूत विपक्ष होना चाहिए कि जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए? मजबूत विपक्ष होना चाहिए कि जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए? अगर मजबूत विपक्ष थोड़ा सा झूठ बोलकर ये संविधान खतरे में आ गया, आरक्षण खतरे में आ गया, ये झूठ बोलकर ये 99 सीट ले आए, उस दिन से कितनी तबाही मचाई है इस मजबूत विपक्ष ने, पता आपको? रावल साहब और तंवर जी, एक बार मेरा अंतिम 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। जल्दी जल्दी मैं अपना पॉइंट, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जल्दी जी रखिए। ये मजबूत विपक्ष कितना नुकसान, अगर गैर जिम्मेदार विपक्ष हो और वो मजबूत हो जाए गलती से, तो कितना नुकसान कर सकता है पता है आपको? देश की पार्लियामेंट को स्टॉल करके रखा गया एसआईआर के विषय पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तो कह रहे हैं कि देखिए ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। एक सवाल आएगी, जवाब आप ही से लेंगे, जरा एक सवाल सुनिए। मेरे को ये विषय पूरा रखना है, मुझे ये विषय पूरा रखना है, उसके बाद अगर आप पे समय हो तो सवाल पूछ लेना। ये विषय देश की अपनी बात रखें, प्लीज मैं 15 सेकंड मांग रहा हूं आपसे, विषय जाने दीजिए, जनता के बीच में ये विषय जाने दीजिए कि ये मजबूत विपक्ष के नाम पर जब ये पूछने लगे डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी, हिंदुस्तान में राहुल गांधी कहे हाँ डेड इकोनॉमी, सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी को, हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दे और राहुल गांधी संसद में पूछे कितने रफाल गिरे थे। ऐसा मजबूत विपक्ष चाहिए जो हिंदू हिंसा करता है, ये विपक्ष समझ गई जनता, विदेशों में जाकर आपकी बात को समझ गई जनता। बिहार की बात हो रही है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बिहार का जिक्र, बिहार का चुनाव जो है, नहीं ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव, आएंगे आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त है, एक रिएक्शन जरूरी है। ये बिहार का जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार की बातें, बहुत सी बातें उठ करके सामने आती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा लेना। राकेश जी जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिहार की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार में, ये सबको पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ खास वहां हो नहीं रहे हैं। बिहार में विकास की बात जरूर कहते नजर, हर पार्टी कहती नजर आ रही है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज का जिक्र हो रहा है, पलायन नहीं रोका जा रहा है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं आएगी, बिहार से उठ करके वहां के युवा जो हैं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहे हैं, दूसरे राज्य में नौकरी ढूंढ रहे हैं, अपने राज्य में क्यों नहीं मिल रही है नौकरी उन्हें? देखिए, बिहार की जनता ने जो कर सकती थी वो एनडीए को मैंडेट देके बिहार की जनता ने दोबारा से सत्ता में बिठाया है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने जितने भी वादे किए, एनडीए ने जितने भी वादे किए, वो वादे तो पूरे करने ही चाहिए। साथ के साथ बिहार के अंदर पलायन को किस तरीके से रोका जाए, बिहार के लोगों को किस तरीके से रोजगार दिया जाए, बिहार में किस तरीके से उद्योग लगाए जाएं, या जो मांगे बिहार की जनता कर रही है वो, या जो भी एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो, अब उनको पूरा करने का काम एनडीए का है। जनता ने अपना काम करके उनको दोबारा से सत्ता की कुर्सी पे बिठा दिया। लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी, माफी चाहूंगी मलकानिया साहब, क्योंकि बात हो रही है विकास की, और अब एनडीए की अगर सरकार यहाँ बनती है, विकास पहुंचा देना सरकार का काम है, तो क्या जागरूकता भी उत्पन्न करना, लोगों को जागरूक करना भी ये सरकार का काम नहीं है? क्योंकि सिर्फ आप कोई सामान आप किसी को दे दें और आप बताए ही नहीं कि उस सामान का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा देखा जाए एजुकेशन ना होने की वजह से, तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से तो नुकसान ही होगा। तो फिर ऐसे विकास का क्या फायदा जहां जागरूकता ना हो? इसके लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है? जरा ध्यान से सुनिएगा आप रावल साहब। देखो, विकास तो तभी होगा जब वहां से केंद्र से कोई सहायता मिलेगी और केंद्र सहायता देगा, और विकास के लिए मुख्यमंत्री जो है वो सशक्त चाहिए। जब हम कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज का मतलब हम लालू के साथ जोड़ते हैं, परंतु लालू के साथ साथ तेजस्वी भी उसमें ही भागीदार है, उन्होंने भी लाभ उठाया है, जमीन के बदले नौकरी देने का या दूसरा जो है उसके लाभ पात्र वो भी है। तो जो जंगल राज की बात है तो सही उतरती है। अब विकास करना, जो नई पार्टी जो सत्ता में है, पिछले 20 साल से सत्ता में है और उन्होंने विकास किया है और ईमानदार मानते हैं, तो बहुत सारा काम होना बाकी है। बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं और रोजगार की तलाश में करते हैं, परंतु कई जगह बहुत अच्छी सीटों पर भी बिहारी लोग जो हैं वो बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप बाहर जा रहे हैं तो अच्छी नौकरी के लिए नहीं जा सकते, परंतु प्रदेश में
में रोजगार होना, कारखाने आवश्यक लगने, है। सड़कों का अपने विकास राज्य में होना, क्या है भ्रष्टाचार को ये खत्म होना करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार का नाम सुनते ही रावल साहब आप इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। बिहार बोलते ही सबसे पहले जरूर आईएएस आईपीएस की बात होती है, लेकिन एक तरफ लेबर्स की भी बात जरूर होती है और उनको बहुत ज्यादा इस विषय पर बार बार इस बात को छेड़ा जाता है कि आपके राज्य में नौकरी नहीं है, आपके राज्य में विकास नहीं है, इस वजह से आप दूसरे राज्य में जाते हैं, वो अपने घर परिवार को छोड़ने को मजबूर होते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, बिहार जो है बहुआयामी गरीबी में जो है बहुत उसने अपना अपना प्रतिशत घटाया है। कांग्रेस के समय 2005 के 78.98% जो प्लानिंग कमीशन का 2005 का जो रिकॉर्ड है, वहां से घटाकर आज जो है नीति आयोग का आंकड़ा कहता है 26.59% तक आ गया। रावल साहब, वक्त की कमी है तो थोड़ा फ्यूचर प्लान पे बात कर लीजिए जल्दी से, 20 फ्यूचर सेकंड। प्लान, ये एक मिथ है कि बिहार के अंदर झूठ बोल बोलकर बार बार बोलकर कि अनएम्प्लॉयमेंट है। नेशनल एवरेज से बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, आंकड़े देख लीजिए, लेकिन बार बार झूठ बोल बोलकर हमारे मुंह पर वही चीजें रटा दी जाती हैं। हम भी वही पैरट करते हैं। बिहार के अंदर शुरू से इस प्रकार की संस्कृति रही है। बिहार की मेधा, बिहार की सुमेधा, बिहार की प्रतिभा पहले से ही भारत को सुशोभित करती रही है। हाँ, श्रम का जहां तक मामला था, कुछ समय तक जंगल राज के कारण जब जान और प्राण पर बनाई थी, जब लालू और कांग्रेस का जो कुशासन के कारण उस समय जरूर जो है पलायन होता था। अब बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज आ रही है। आपने खुद देखिए रावल साहब ने खुद ही बोल दिया कि बहुत जरूरी है, जो चीजें हमें नेगेटिव नैरेटिव बना दिया गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जनता को ये बात पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी। और उम्मीद करते हैं अगर सरकार, देखिए लगभग आपकी सरकार तय ही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी विकास की तरफ आप लोगों का रुख रहेगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में रुझान एकदम साफ हो रहे हैं, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार लगभग तय मानी जा रही है और इसको लेकर के अब विकास की बात और एनडीए में उत्साह की तस्वीरें साफ तौर से देखी जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।